So welcome students with a new episode. This one is episode 11. तो 11 एपिसोड जैसे कि हम बात किए थे अपने एपिसोड 10 में. हमने 10th एपिसोड में हमने बात की अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसकी मीनिंग की बात की, अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. आज जो हम बात करने वाले हैं दो चीजों के लेके बात करेंगे. द वेरी फर्स्ट वन इज अबाउट द बैलेंस ऑफ ट्रेड. बड़े छोटे छोटे कंसेप्ट है. आज 10 मिनट की ही वीडियो होगी. और सबसे पहले हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड की, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है. देन आफ्टर डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड. ओके. एंड देन आफ्टर अकोमोडेटिंग एंड ऑटोनोमस आइटम्स क्या चीजें होती हैं. सो लेट मी स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज अबाउट द बैलेंस ऑफ ट्रेड. देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड दोनों कंसेप्ट बैलेंस की बात है. एक में पेमेंट बैलेंस कर रहे हैं, एक में ट्रेड बैलेंस कर रहे हैं. बट रिमाइंड वन थिंग, ट्रेड जो होता है, ट्रेड में इज अ नैरो कंसेप्ट, जबकि पेमेंट ब्रॉड कंसेप्ट है. सो बैलेंस ऑफ ट्रेड की अगर बात करें तो लिख लें अगर डेफिनेशन, दैट बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स. मैंने एक टर्म यूज की, विजिबल आइटम्स. तो विजिबल आइटम्स का मतलब है कि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ बैलेंस देखते हैं विजिबल आइटम्स का, कितनी चीजें यहां से गई और कितनी चीजें वहां से. लेट इट भी हम एक्सचेंज करते हैं कि हम पेन एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ये इंपोर्ट कर रहे हैं, तो कितने पेन यहां से गए और कितने मोबाइल यहां से आए, इन दोनों के बारे में बात होगी. दैट इज अबाउट द विजिबल आइटम्स. मैंने अपने प्रीवियस एपिसोड्स में अपना एक्सप्लेन किया है. जिन बच्चों ने अभी तक एपिसोड 10 नहीं देखा, प्लीज एपिसोड 10 वॉच करें. एपिसोड 10 में हमने विजिबल इनविजिबल आइटम सब कुछ एक्सप्लेन किया है. और हम बात कर रहे हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड में. तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में अब कंपोनेंट्स की बात करें, कंपोनेंट्स को एक अपने माइंड में रिवाइंड करो या अपनी कॉपीज को खोल लो. तो जो हमारा करंट अकाउंट का सबसे पहला टॉपिक था, दैट इज अबाउट द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स. तो वही एक पॉइंट, करंट अकाउंट का सिर्फ एक पॉइंट, उसी को लेके कि कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ गुड्स को लेके. तो ऐसी सारी चीजों को हम बैलेंस देखते हैं, कितनी एक्सपोर्ट की गई गुड्स और कितनी इंपोर्ट की गुड्स. मैं सारी इंक्लूडेड नहीं कर रहा, मैं करंट अकाउंट इंक्लूडेड नहीं कर रहा हूँ इसमें. मैं इवन दैट इनविजिबल आइटम्स भी इंक्लूडेड नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं यूनिलेटरल ट्रांसफर में इंक्लूडेड कर रहा हूँ. I am talking here about only a thing that is about the goods, visible items. तो हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स. यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड को निकालने का तरीका क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स. यानी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कितने हुए हैं और इंपोर्ट ऑफ गुड कितने हुए हैं. लेट इट बी 10 एक्सपोर्ट हुए हैं, 10 एक्सपोर्ट हुए हैं, 5 इंपोर्ट हुए हैं. तो माइनस करेंगे तो हम पता चल जाएगा 5 पेन जो है हमारे ज्यादा एक्सपोर्ट हुए हैं. तो हम अमाउंट्स की भी बात कर सकते हैं, क्वांटिटी की बात कर सकते हैं. तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो इस तरह से हमें फाइंड आउट कीजिए. और बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें, एक छोटा सा कंसेप्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट. इसीलिए मैंने पहले कहा कंपोनेंट पढ़ेंगे फिर हम बैलेंस ऑफ जो ट्रेड को समझेंगे. आज बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट. नो डाउट बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट आर टू रिलेटेड आइटम्स और द टर्म्स which are often used in the international economic scenario. However, they should be carefully distinguished between each other as they do not have the same meaning. इन दोनों का मतलब सेम नहीं है, डिस्टिंग्विश है, थोड़ा फर्क है. क्या फर्क है? So let me talking about the balance of trade और balance of payment में एक देखेंगे. सबसे पहले मीनिंग की बात करें, आप प्लीज उसको लाइन कर लें और यहाँ पे मीनिंग लिखें, एक मीनिंग लिखें. देन आफ्टर बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में मीनिंग लिखेंगे तो लिखेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड रिपीट कर रहा हूं. सो बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर टू डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स. ओके, ये है डेफिनेशन किसकी, बैलेंस ऑफ ट्रेड की. मीनिंग के आगे हम ये लिखेंगे डिफरेंस में. दूसरी जगह बैलेंस ऑफ पेमेंट लिखेंगे दैट इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. ये डेफिनेशन आपको पहले भी दी थी. आप इसी डेफिनेशन को दोनों के मीनिंग में डिफरेंस में डालेंगे. दूसरी से कंपोनेंट्स की बात करें तो कंपोनेंट नीचे हेडिंग डालेंगे. अब कंपोनेंट्स की, कंपोनेंट में बैलेंस ऑफ ट्रेड के लिए लिखेंगे दैट बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड्स ओनली विजिबल आइटम्स. क्या इंक्लूड ओनली विजिबल आइटम्स. जबकि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफरेंस में लिखेंगे कंपोनेंट्स के सामने दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स द विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर एंड द कैपिटल ट्रांसफर. तो ये सारी चीजें हैं जो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूडेड होती हैं. आगे बात करें हम कैपिटल ट्रांजैक्शंस की. कैपिटल ट्रांजैक्शंस की बात करें तो इट डज नॉट रिकॉर्ड, इट कौन है, बैलेंस ऑफ ट्रेड. सो इट डज नॉट रिकॉर्ड एनी ट्रांजैक्शंस ऑफ कैपिटल नेचर. अब जो कंपोनेंट पड़ा था ये करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की बात करें, कैपिटल अकाउंट की कोई भी आइटम जो है हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड में इंक्लूडेड नहीं होती. जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड कंपोनेंट में तो है ही करंट अकाउंट. तो हम कहते हैं
बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजेक्शंस ऑफ कैपिटल नेचर। सो कैपिटल अकाउंट्स की जो कैपिटल नेचर्स की जितनी भी वो ट्रांजेक्शंस है वो सारी इंक्लूडेड होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। इसके बाद बात करें स्कोप की, तो स्कोप के आगे लिखेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड के लिए दैट इट इज अ नैरो कंसेप्ट एज इट इज ओनली अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। ये एक पार्ट है, यानी करंट अकाउंट। अब वही आपने कंपोनेंट्स खोल लेना जो फोटो मैंने दिखाया था लास्टली, तो उसके अब देखिए अपने कॉपीज में, तो आप देखेंगे उसका सिर्फ एक पार्ट, यानी करंट अकाउंट की जो हमने 3 पार्ट लिखे थे उसका पहला पार्ट ही इसमें इंक्लूडेड है। तो स्कोप इसका ज्यादा बड़ा नहीं है, इट इज अ नैरो कंसेप्ट, इट्स अ नैरो कंसेप्ट एज इट इज ओनली अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। जबकि वाइडर कंसेप्ट कौन सा होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, दैट इट इज अ वाइडर कंसेप्ट एंड इट इंक्लूड्स द बैलेंस ऑफ ट्रेड। और बैलेंस ऑफ ट्रेड भी इंक्लूडेड होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, क्योंकि हमारा विजिबल आइटम वाला पार्ट भी इंक्लूडेड है बैलेंस ऑफ पेमेंट के बीच में। लास्ट बात करें सेटलमेंट की, तो कहां पे सेटलमेंट की बात है कि क्या एडजस्ट कर पाता है। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड तो छोटा सा है, वो क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट को एडजस्ट करेगा, बट बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्ट करेगा। अगर लेट इट बी बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात कर रहा हूं, अगर हमारी चीजें एक्सपोर्ट कम हो रही है और हमें इसमें घाटा पड़ रहा है, डेफिसिट है, घाटा है, तो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी हमने कैपिटल अकाउंट से पैसा ज्यादा कमाया तो हम बैलेंस ऑफ ट्रेड को बैलेंस सेटलमेंट कर सकते हैं। तो यानी कि ये वही बात है कि आप पापा के उधार को सेटल नहीं कर सकते, बट पापा आपके उधार को सेटल कर सकते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस में ऐसे ही होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट को सेटल नहीं कर पाएगा क्योंकि वो बड़ा कंसेप्ट है, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रेड को सेटल कर पाएगा। सो सेटलमेंट की बात करें, दैट अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कैन बी मेट आउट फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब जो फेवरेबल नहीं है, डेफिसिट में है, घाटे में चल रहा है बैलेंस ऑफ ट्रेड, उसको मेटअप कर सकता है हम लोग फेवरेबल बैलेंस ऑफ, जो फेवरेबल है बैलेंस ऑफ पेमेंट सही चल रहा है उसके थ्रू हम इसको पूरा कर सकते हैं। Whereas the बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन नॉट बी मेट आउट विद द फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड चल रहा है, अगर आप फायदे में चल रहे हैं, आप अच्छे अमाउंट है आपके पास, बट फिर भी आप अपने पापा के बिजनेस का घाटा को कवर नहीं कर सकते एट दिस सिचुएशन। ये नहीं कि बात की बात कर रहा हूँ, अभी के टाइम पे आप उसको सिचुएशंस को वैसे नहीं कर पाएंगे। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर चाहे सरप्लस में चल रहा है और बैलेंस ऑफ पेमेंट घाटे में चल रहा है, तो आप अपने बैलेंस ऑफ ट्रेड के फायदे से अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के घाटे को कवर नहीं कर पाएंगे। सो ये कुछ डिफरेंस था, डिफरेंस जो हम कह रहे थे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड पढ़ेंगे और बैलेंस ऑफ ट्रेड की हम डिफरेंस करेंगे, तो ये डिफरेंस था। आप इस तरह से उसके डिफरेंस को प्लीज देख लें। सो अब बात करेंगे हम अपने, दैट इज अबाउट द ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स की। ये ज्यादा आता नहीं है, ये 3 मार्क्स में ही क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। प्लीज इसको राइट डाउन जरूर करें। इसकी डेफिनेशन मैं बोलूंगा आपकी बुक्स में भी दी होंगी। फिलहाल आपको बता दें कि ऑटोनोमस आइटम्स क्या होती हैं और अकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होती हैं। देखो, ऑटोनोमस आइटम्स की बात करें, दैट इट रेफर्स टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस विच टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव सच एज अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। देखो, ये ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती है जिसको कि एक ही फोकस किया जाता है कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में चल रहा है, घाटे में है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब सरप्लस और ये अगर बात करें पहले, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लें। फिलहाल इसको कहते हैं, एक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम, एक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम। ये आपकी बुक में शायद मिल जाए, एक्स्ट्रा पॉइंट्स में देखिएगा। तो इसको बच्चा प्लीज नोट डाउन भी कर लें। बैलेंस ऑफ पेमेंट 2 तरह के होगा, एक होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम, एक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम। जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, इसका मतलब होता है जितना पैसा जा रहा है उतना ही पैसा आ रहा है। 10 रुपए गए 10 रुपए आए, तो दैट इज कॉल्ड द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इक्विलिब्रियम। जब डिसइक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो डिसइक्विलिब्रियम फर्दर डिवाइड हो जाता है 2 हिस्सों में। 2 डिसइक्विलिब्रियम क्या हुआ, 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ। सबसे पहला होता है सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट, दूसरा होता है डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। सरप्लस तब होता है जब बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल होता है। फेवरेबल मतलब पैसा ज्यादा आ रहा है और हम कम बाहर दे रहे हैं, यानी 100 रुपया आ रहा है और 50 रुपए हम बाहर दे रहे हैं, तो 50 रुपए का सरप्लस हो रहा है, सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट। जबकि डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट, डेफिसिट में कहता हूं घाटा, यानी कि 100 रुपया जा रहा है और 50 रुपए आ रहे हैं, तो 50 रुपए घाटा हो रहा है, तो इस केसेस को हम कहते हैं डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो अगर हमारा चाहे सरप्लस है या डेफिसिट है, घाटे में है या फायदे में है, ये ऑटोनोमस आइटम्स ये नहीं देखती कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम में है या डिसइक्विलिब्रियम में है। वो सिर्फ एक ही चीज देखती है कि हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए ट्रांजैक्शंस करनी है। एग्जांपल के तौर पे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट घाटे में है और लेट इट बी एप्पल चाहती कि हमारी कंट्री में आके इन्वेस्ट करना, तो नेचुरली वो ये हमारे बैलेंस को नहीं देखेगी, वो अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगा देगी। सो ऑटोनोमस आइटम्स की इसीलिए डेफिनेशन है, रेफर टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विच टेक प्लेस
ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव सच एज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एंड दीज आइटम आर ऑल्सो नोन एज अबव द लाइन आइटम। रिमाइंडर, अबव द लाइन आइटम ये 1 मार्क में आता है। अबव द लाइन आइटम्स कौन सी होती है, तो हम कहते हैं ऑटोनोमस आइटम्स जो होती हैं वो अबव द लाइन आइटम्स रहती हैं। सो ऑटोनोमस जो होता है ट्रांजैक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट से ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। कैसा बैलेंस ऑफ चल रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कंट्री का कैसा, इससे कोई लेना देना नहीं होता। वो अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए आती है और प्रॉफिट मोटिव के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट करेगी, ट्रांजेक्शन्स करेगी और अपनी तरह से काम करेगी। जबकि अगर अकोमोडेटिंग आइटम्स की बात करें तो डेफिनेशन पहले लिख लें, that accommodating item refer to the transactions that are taken to cover the deficits or surplus in the autonomous transaction. That is, such transactions are determined by the net consequence of autonomous transactions. तो क्या होता है कि हमारी सरप्लस और डेफिसिट, इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट को देख के किया जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है या नहीं है। ये ऐसे आइटम्स होते हैं, अगर हमारा देश घाटे में चला, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा घाटे में है, तो शायद हम कोई चीज मंगवाने वाले थे, हम वो चीज अब नहीं मंगवाएंगे। रीजन ये रहेगा हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट घाटे में है, लॉस में चल रहा है हमारा। तो अगर सपोज कीजिए, अगर अभी लॉकडाउन की सिचुएशन में अगर आप सोच रहे थे कि न्यू शूज, न्यू बैग्स या न्यू कोई जर्सी या कुछ भी आप न्यू लेना चाहते थे या न्यू मोबाइल लेना चाहते थे, बट आपके पापा का इस समय बैलेंस वैसा नहीं है, पेमेंट जो है डेफिसिट में चल रहा है, घाटा चल रहा है पापा का बिजनेस में, तो आप उस चीज को पोस्टपोन कर देते हो, समझ रहे हो। बट ऑटोनोमस आइटम क्या होगा, जो आपको लेनी है, जैसे बुक्स लेनी है, आपके क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आपको बुक्स लेनी है, पापा का चाहे बिजनेस घाटे में, आपको पता है आपको फोन रिक्वायर्ड है या आपको बुक्स रिक्वायर्ड, तो आप बुक्स लेंगे ही लेंगे। तो ऐसी चीजें ऑटोनोमस आइटम्स हैं, तो उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं देखा जाता, जबकि अकोमोडेटिंग में बैलेंस ऑफ पेमेंट देखा जाता है। और उसको थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए अब आप जिद नहीं करेंगे अकोमोडेटिंग आइटम में, पापा मुझे आज ही फोन चाहिए, आज ही शूज चाहिए, तो आप देखते हैं पापा की सिचुएशंस कैसी है। अगर उनकी इनकम सोर्सेज कम है, आपको पता है वो डिसइक्विलिब्रियम में चल रहे हैं, तो आप उसको निग्लेक्ट कर दोगे, पोस्टपोन कर दोगे, ताकि आपका पापा का बैलेंस जो है वो प्रॉपरली हो सके। तो दिस इज द मेन थिंग अबाउट द अकोमोडेटिंग आइटम्स एंड द ऑटोनोमस आइटम्स। डेफिनेशंस आपने लिखी है, तो डेफिनेशंस आती है तो वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगर डिफरेंस की बात करें तो आपकी बुक में डिफरेंस भी दिया हुआ है। तो डिफरेंस की बात करें, जैसे हम बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिफरेंस किया, वैसे ही हम इसका करेंगे। द वेरी फर्स्ट वन इज अबाउट द मीनिंग लिखेंगे। मीनिंग आपको पता है, ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग आइटम बना ले। सो पहले ऑटोनोमस आइटम्स की बात करेंगे तो मीनिंग क्या रहेगा इसका, आप लिखेंगे डिफरेंस में, that is about the autonomous item refer to those international economic transactions which take place due to some economic motives such as profit maximization। जबकि आप यही चीज आप दूसरे accommodating की definitions लिखेंगे, मीनिंग लिखेंगे इसका, that accommodating item refer to those the transactions that are undertaking to cover the deficits and the surplus in autonomous transactions। इफेक्ट ऑन BOP अकाउंट, यानी कि क्या इफेक्ट करता है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग, इसका डिफरेंस लिखेंगे। सो डिफरेंस लिखेंगे पहले ऑटोनोमस का, दैट इज ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ अकाउंट। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट से इंडिपेंडेंट है, इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, इंडिपेंडेंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट से ऑटोनोमस। और जबकि दूसरी बात करें, अकोमोडेटिंग आइटम्स आर अंडरटेकिंग टू मेंटेन द बैलेंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, अकाउंट को मेंटेन करने के लिए अकोमोडेटिंग आइटम्स रहती है। थर्ड बात करें करंट एंड कैपिटल अकाउंट। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस ऑन बोथ करंट एंड कैपिटल अकाउंट। ये दोनों अकाउंट में ट्रांजैक्शंस को जगह लेती है। अगर मैंने बताया कि कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आती है तो आपको पता है ये करंट अकाउंट में जाता है, और कोई अगर लेट इट बी ग्रांट्स और डोनेशंस देती है तो आपको करंट अकाउंट में जाएगा। तो दोनों में से अलग अलग काउंट होगा। तो अकोमोडेटिंग आइटम की बात करें, टेक प्लेस ओनली इन द कैपिटल अकाउंट। ये सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट में ही अपनी जगह ले पाती है। अगर अकोमोडेटिंग आइटम के थ्रू कोई चीज हमारे देश में आती है, लाइक एसेट्स आते हैं, बोरोइंग आती है, कुछ भी होता है, तो हमारे कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। अल्टरनेट नेम, इसके अलावा हम इनको किसने जानते हैं, ऑटोनोमस आइटम को हमने बताया दैट दीज आइटम आर ऑल्सो नोन एज अबव द लाइन आइटम्स। इनको अबव द लाइन आइटम भी कहते हैं, जबकि अकोमोडेटिंग आइटम को कहते हैं दैट दीज आइटम्स आर ऑल्सो नोन एज बिलो द लाइन आइटम। इनको हम बिलो द लाइन आइटम्स भी कहते हैं। प्लीज ये आप सारा का सारा नोट डाउन कर लें, कॉपी में मेंटेन कर लें। बुक्स में नोट डाउन अगर मिला है, आप कॉपी मेंटेन कर रहे हैं, जिस तरह से आप इसको भी मेंटेन करें। और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। दैट इज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम, डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बहुत अच्छे से इतना ही लिखेंगे जो आपको बताया, कॉपी पे लिख लें, बुक में है तो वो लिख लें, ये वाला लिखना है तो ये वाला लिख लें। दोनों में से आपको 3 मार्क्स टोटली आपको 101% मिलेंगे।
तो एक दफा आप बेसिक्स लिखेंगे जहां पे आप मीनिंग, जो कंसेप्ट, जो भी आपकी अल्टरनेट नेम्स, ऐसी चीजें लिखेंगे। उसके बाद जो आप ऑटोनोमस आइटम्स और अकोमोडेटिंग आइटम्स को बॉक्स बनाएंगे और दोनों को इस तरह से डिफरेंस को लिखेंगे। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इसी तरह से हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो खत्म होती है। अब इसके बचते हैं हमारे न्यूमेरिकल पोर्शंस, तो डेफिनेटली हम न्यूमेरिकल पोर्शंस को प्रोसीड करेंगे। बट बिफोर दैट, क्योंकि हमारे वो 5 चैप्टर हैं, लेट इट बी लॉकडाउन अगर ओपन हो जाता है तो हम चाहते हैं कि क्लास में ही हम इसको समझाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन पे समझाना और फिर हम इसको ऑफलाइन भी समझाए तो वेस्टेज ऑफ टाइम लग रहा है। तो बेटर है हम अपने थ्योरेटिकल पोर्शंस के सारे चैप्टर्स जो हमने इसमें से कवर अप किए हैं, हमारे यहाँ पे 7-8 चैप्टर हो चुके हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्योरेटिकली, जितना भी था न्यूमेरिकल जो था कॉपी पे हुआ है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी इंडियन इकोनॉमी अपने नेक्स्ट एपिसोड से। फिलहाल तो नेक्स्ट एपिसोड जो होगा वो आपके डाउट क्लास पॉडबीम या आपके गूगल मीट या जूम पे थ्रू हो जाएगी। लेकिन आप एक काम जरूर करें कि आप लोग क्या करें कि इंडियन इकोनॉमिक्स की भी बुक खरीद लें, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसको कहते हैं। हम अपने एपिसोड जो होंगे वो उस पर स्टार्टअप करेंगे, हम उसके थ्योरेटिकल चैप्टर्स भी सारे कंप्लीट अप करेंगे। लास्ट जो होगा वो न्यूमेरिकल पोर्शन में भी इन द मंथ ऑफ नवंबर तक हम अपना ये सारा खत्म करने के बाद, अगर लॉकडाउन खुल जाता है तो हम स्कूल में समझाएंगे, अगर ये नहीं खुलता है तो हम डोंट वरी ऑनलाइन क्लासेस में भी इसको कवर अप कर सकेंगे। सो इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर एपिसोड 11 समझ आया होगा। जहां पे भी अगर आपको डाउट्स है प्लीज आप अपने डाउट्स को हमसे जरूर पूछें, डिस्कस करें और अपना नाम जो है इस वीडियो के एंड में अपना नीचे जरूर मेंशन कर दें, ताकि हमें ये पता चल जाए कि अटेंडेंस मार्क हो गई है और किस बच्चे ने ये वीडियोस देख ली है। थैंक यू सो मच गाइस, स्टे ट्यून, स्टे सेफ एट होम। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी और मैक्रो इकोनॉमिक्स आपने याद कर ली होगी। T1 के लिए तैयार हो हैं और अपने पेपर्स को भी फोकस करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।